क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब उससे पहले जो भारत के नागरिक थे ना, उनको इक्वल बेसिस पे वोट डालने का राइट्स नहीं था। सिर्फ लिमिटेड पर्सन को ही वोट डालने दिया जाता था। जब 1951 एंड 52 में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए तो वो एक माइलस्टोन हमारे लिए साबित हुआ था, क्योंकि उसके अंदर हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज किया था, यानी कि सभी लोगों को इक्वल बेसिस पे वोट प्रोवाइड करवाया गया था। फिर डजंट मैटर कि उनका जेंडर, रिलीजन, उनकी कास्ट क्या थी, सबको इक्वल बेसिस पे वो वोट मिला था। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोटिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरीके की हमारी हिस्ट्री रही है और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले वोटिंग सिस्टम के अंदर, स्पेशली इन इंडिया। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो वोट डलते हैं वो किन इलेक्शन के लिए डाले जाते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट बेसिस पे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के अंदर आप ये जान लीजिएगा। सबसे पहला होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हमें देखने को मिलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, एंड लोकसभा, जो कि एक डायरेक्ट इलेक्शन है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर स्पेशली यूनियन टेरिटरीज भी आती है। जम्मू एंड कश्मीर ये थोड़ा अभी होल्ड पर है क्योंकि वहां से 370 रिमूव की गई थी, और स्पेशली दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर तो इलेक्शन कंडक्ट होते ही। मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो कि म्युनिसिपल अगर अर्बन है, और रूरल है तो पंचायत। एंड इसके अलावा समटाइम क्या होता है कि टाइम पीरियड से पहले भी कोई रीजंस की वजह से जब वो टाइम पीरियड फुलफिल नहीं हो पाता तो बाय इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए जाते हैं पर्टिकुलर सीट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये टाइप्स ऑफ इलेक्शन है जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वोटिंग सिस्टम की, स्पेशली इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में, यानी कि आजादी से पहले की। बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947, इंडिया डिड नॉट हैव यूनिवर्सल सफरेज। जी हाँ, द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड एंड प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच इंक्लूड प्रॉपर्टी ओनर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो बताया जा रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे क्या था कि सभी लोगों को एक तरीके से इक्वल वोट डालने का राइट्स नहीं था। तो ऐसे में सिर्फ लिमिटेड पॉपुलेशन, जिसके अंदर स्पेशली ऑनर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग और जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा हमें देखने को मिलती थी। सेकेंड हम बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was a significant legislative step that introduced limited provision for a representative government in British India. It allowed for election to provincial legislature, albeit with restricted franchise based on the property qualifications. So इसके अंदर भी लिमिटेड ही लोगों को वोट डालने का राइट था। लेकिन जब थर्ड बात आती है वो है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड अडॉप्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, India introduced universal adult suffrage, जिसके अंदर this meant that all Indian citizen regardless of gender, caste, religion और education qualification were granted the right to vote। उस समय जो एज रखी गई थी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे वो 21 ईयर थी, आज के समय वो 18 है। ठीक है, दिस वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये सबसे बेस्ट वाला था। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये लाया गया था ना रेजोल्यूशन, तो डायरेक्ट तरीके से विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन इसको पास कर दिया गया था। बहुत सारे जो लीडर्स थे बाहर की कंट्री के, यहां तक कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो आप दे रहे हो ना, ये सही नहीं है इंडिया के लिए, और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इतनी स्टेबल नहीं रह पाएगी। बट इंडिया ने इसे एक अचीवमेंट के तौर पे लिया भी। फोर्थ है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जी हाँ, ये एक माइलस्टोन था अपने आप में 1951-52 में, क्योंकि कुछ पार्ट उसका अक्टूबर के समथिंग और ज्यादातर पार्ट उसका जनवरी के समथिंग नेक्स्ट ईयर 1952 के आसपास हुआ था, इसलिए इसका टाइम पीरियड ऐसे है। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इलेक्शन मार्क अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी विद अप्रोक्सीमेटली 176 मिलियन एलिजिबल वोटर पार्टिसिपेटिंग। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन था। फिफ्थ
है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो और ज्यादा हमने वोटिंग सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। उसी तरह आज के समय भी काफी पॉपुलर है ईवीएम, जिसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हमेशा बात होती रहती है। जब स्टार्टिंग में आया था तो काफी अच्छा था, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी का। इंडिया इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन 1980s टू मेक द वोटिंग प्रोसेस more efficient, accurate and tamper-proof. EVM has been widely used in subsequent elections, reducing the risk of the electoral fraud and speeding up the counting process. इन सब चीजों से बचने के लिए EVM का यूज किया गया था। सिक्स्थ है डेलिमिटेशन कमीशन। तो ये एक ऐसा कमीशन था जो कि एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन की ही। तो इसका काम था बेसिकली रीड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज टू इंश्योर अ फेयर एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इन वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसका काम है SC ST जो कम्युनिटीज के लोग हैं उनके लिए वो सीट को रिजर्व करना। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज हैव बीन टेकन प्लेस प्रेडिक्टिकली टू रिफ्लेक्ट अ पॉपुलेशन चेंजेस, और ये एवरी ईयर 10 ईयर के लिए रखा जाता है। अभी के समय ये दोबारा से एक्सटेंड हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर आईडी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती आ रही है वैसे वैसे परमानेंट प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी को भी लाया गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। द वोटर आईडी सर्व एज अ एसेंशियल मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग एलिजिबल वोटर एंड द प्रिवेंटिंग वोटर फ्रॉड, कि एक पर्सन का एक ही वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट था रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। The Election Commission of India play a crucial role in organizing and overseeing election at various level of the government. It is a autonomous and constitutionally established authority responsible for the ensuring free and fair elections. तो चाहे वो पार्टी को सिंबल प्रोवाइड करवाना हो या किसी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड कराना हो, इलेक्शन कंडक्ट करवाना हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सारा इसी के अंडर में हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट है यूज ऑफ बायोमेट्रिक डेटा। आज के समय आप देखते हो कि जो आधार कार्ड है, आधार से सभी चीजों को लिंक करवाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को एक सफिशिएंट डेटा मिल सके, फ्रॉड से बचा जा सके। तो इसलिए पहले पैन कार्ड को लिंक करवाना, तो अब वोटर आईडी कार्ड को भी बायोमेट्रिक डेटा के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया था। इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज बिगन यूजिंग बायोमेट्रिक डेटा सच एज आधार कार्ड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वोटर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी चीजें थी हमें हिस्ट्री ऑफ वोटिंग सिस्टम के अंदर, स्पेशली इन इंडिया के अंदर। होप्स हो कि आपको सारे एक एक करके अच्छे से समझ आ चुके होंगे। चलो कोई डाउट है या कोई मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर फीडबैक शेयर करना ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।